देखिए, चुनाव सिर्फ हार जीत का खेल नहीं होता। दरअसल हर नतीजा अपने आप में एक मौका होता है। एक मौका गहरी पड़ताल करने का और भविष्य की जीत की जमीन तैयार करने का। आज हम एक विधानसभा क्षेत्र के नतीजों का विश्लेषण करेंगे ताकि ये समझा जा सके कि एक बड़ी हार को भविष्य की एक ठोस जीत में कैसे बदला जा सकता है। ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। तो चलिए इसे समझते हैं। हमारा आज का केस स्टडी है मणिपुर का सागोलबंद विधानसभा क्षेत्र, जो इम्फाल पश्चिम जिले में आता है। यही वो जमीन है, यही वो लोग हैं जिनकी राजनैतिक नब्ज को हमें समझना है। देखिए, हर कंस्टिट्यूएंसी की अपनी एक अलग पहचान होती है, एक अपनी कहानी होती है। और सागोलबंद की कहानी यहाँ की गलियों में, यहाँ के बाजारों में और यहाँ के लोगों की रोज की जिंदगी में बसती है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। चुनाव जमीन पर जीते और हारे जाते हैं, एक एक गली, एक एक मोहल्ले के हिसाब से। बड़ी बड़ी राष्ट्रीय बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जब एक आम वोटर बटन दबाता है तो उसके दिमाग में अक्सर वो सड़क होती है जिस पर वो रोज चलता है, वो नाली होती है जो उसके घर के सामने है, और वो पानी होता है जो उसके नल में आता है। और यही हमारे आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा आधार है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम सागोलबंद की नब्ज को महसूस करेंगे, फिर हार के कारणों को समझेंगे, उसके बाद चुनावी इतिहास पर नजर डालेंगे, फिर लोगों की शिकायतों को सुनेंगे, और आखिर में इन सब के आधार पर वापसी की एक रणनीति बनाते हुए शासन के रास्ते की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सागोलबंद के नब्ज की। किसी भी जंग को जीतने के लिए सबसे पहले उस मैदान को समझना जरूरी होता है। यहाँ के मतदाता कौन हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2022 में यहाँ लगभग 24,000 मतदाता थे, और वोटर टर्नआउट देखिए, 84% से ज्यादा। ये बहुत बड़ी बात है। इससे साफ पता चलता है कि सागोलबंद के लोग अपने राजनीतिक हक को लेकर कितने जागरूक और सक्रिय हैं। वो वोट डालते हैं और अपनी राय बहुत मजबूती से रखते हैं। ये एक शहरी इलाका है जहां मैतेई समुदाय बहुमत में है, और पावना बाजार जैसे अहम व्यापारिक केंद्र भी यहीं हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने इस पूरे विश्लेषण को जरूरी बना दिया, 2022 का जनादेश। किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले ये मानना जरूरी है कि बीमारी है और वो कितनी गंभीर है। तो चलिए हार की पड़ताल करते हैं। 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार एमू सिंह को मिले 54.6% वोट। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक लहर थी, एक बहुत मजबूत जनादेश। यानी आधे से ज्यादा वोटरों ने एक तरफा फैसला सुनाया। और दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार मोइरांगथे मोमो सिंह को मिले सिर्फ 2.79% वोट। सोचिए, 3% से भी कम। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक राजनीतिक जमीन का लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाना था। जीतने वाले उम्मीदवार और बाकी सभी उम्मीदवारों के वोटों को मिला भी दें तो भी जीत का अंतर 10,490 वोटों का था। यह आंकड़ा बताता है कि पार्टी और वोटरों के बीच का जो कनेक्शन था वो बुरी तरह टूट चुका था। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? अचानक से इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, इतिहास को देखना होगा, क्योंकि आज जो हो रहा है उसकी जड़ें हमेशा अतीत में छिपी होती हैं। इस टेबल में पूरी कहानी छिपी है। 1995 से 2002 तक कांग्रेस 30% के आसपास थी। फिर 2007 और 2012 में पार्टी 50% के पार चली गई, जो एक बड़ी जीत थी। लेकिन 2017 का चुनाव एक चेतावनी की घंटी थी। बीजेपी ने जबरदस्त वापसी की और हार जीत का फैसला सिर्फ 19 वोटों से हुआ। ये साफ संकेत था कि हवा बदल रही है। और फिर 2022 में वो हवा तूफान में बदल गई। बीजेपी 54% पर और कांग्रेस 3% से भी नीचे। इस स्लाइड को देखिए, फर्क साफ है। सिर्फ 5 साल में कांटे की टक्कर एक तरफा हार में बदल गई। 19 वोटों का मार्जिन बढ़कर 2,600 से ज्यादा हो गया। इससे एक बात पत्थर की लकीर की तरह साफ हो जाती है, सागोलबंद का वोटर किसी का बंधुआ नहीं है। वो मुद्दों पर, काम पर वोट देता है। उसकी वफादारी कमानी पड़ती है, वो मुफ्त में नहीं मिलती। देखिए, लोकतंत्र में एक नेता का काम सिर्फ बोलना नहीं होता, सुनना भी होता है। ये हमारे संविधान की आत्मा है, हर नागरिक की गरिमा और उसे अपनी बात रखने और सुने जाने का हक। इसी सोच के साथ अब हम नंबरों की दुनिया से बाहर निकलकर जमीन पर लोगों की आवाज सुनते हैं। चलिए जनता का बही खाता खोलते हैं कि उनकी असल शिकायतें क्या थीं। सबसे पहली और सबसे बड़ी शिकायत सड़कें।
गड्ढों से भरी टूटी फूटी सड़कें। ये सिर्फ आने जाने में परेशानी नहीं करती हैं, ये व्यापार को नुकसान पहुंचाती हैं, एम्बुलेंस जैसी जरूरी सेवाओं को रोकती हैं और लोगों की रोज की जिंदगी में एक फ्रस्ट्रेशन भर देती हैं। दूसरी बड़ी मुश्किल ड्रेनेज। वायहिंग बाम लेकाई जैसे इलाकों में खुली और उफनती नालियां एक आम बात हैं। हल्की बारिश में भी बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। ये सिर्फ गंदगी का मामला नहीं है, ये बीमारियों को दावत देना है और लोगों की जिंदगी की क्वालिटी पर सीधा असर डालता है। और तीसरी, एक बुनियादी जरूरत, पानी। जब नलों में साफ पानी वक्त पर नहीं आता तो लोगों को या तो महंगे टैंकर मंगवाने पड़ते हैं या बारिश के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। ये एक ऐसी जरूरत है जिसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती, और जब ये पूरी नहीं होती तो सरकार पर से भरोसा उठता है। तो ये शिकायतें हमें क्या सिखाती हैं? ये सिर्फ टूटी सड़क या गंदी नाली की बात नहीं है, ये टूटे हुए वादों की कहानी है। ये बताती हैं कि जो वादे किए गए और जो हकीकत में मिला उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई थी, और जब ये खाई बढ़ती है तो राजनीतिक जमीन खिसक जाती है। ठीक है, तो हमने समस्या समझ ली, अब समाधान की बात करते हैं। विश्लेषण का मकसद सिर्फ कमियां निकालना नहीं बल्कि आगे का रास्ता बनाना है। तो अब हम 2027 के लिए एक प्रैक्टिकल, एक्शन ओरिएंटेड रणनीति पर बात करेंगे। ये है 90 दिन का एक एक्शन प्लान। चुनाव से ठीक 90 दिन पहले हर बूथ पर सर्वे और घर घर जाकर लोगों की बात सुनने का एक सघन अभियान चलाना होगा। ये नींव है। 60 दिन पहले अभियान के मुख्य मुद्दे तय करके जनता के सामने रखने होंगे और सीनियर नेताओं के दौरे करवाने होंगे ताकि लोगों में भरोसा जगे। 30 दिन पहले उन्हीं शिकायतों पर टाउन हॉल मीटिंग करनी होगी और बताना होगा कि आपका समाधान क्या है। आखिरी के 14 दिनों में डिजिटल और जमीनी हर तरह से प्रचार को उसकी चरम सीमा पर पहुंचाना होगा। और आखिर में वोटिंग के दिन एक एक वोटर को घर से निकालकर बूथ तक लाना ही सबसे बड़ा काम होगा। और इस पूरे अभियान का संदेश इन 4 पिलर्स पर खड़ा होना चाहिए। पहला, विकास बनाम अनदेखी। सीधे सीधे बताइए, ये चुनाव काम और अनदेखी के बीच है। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता और सद्भाव, ताकि समाज के हर तबके को ये लगे कि यह उनकी अपनी लड़ाई है। तीसरा, स्थानीय जुड़ाव। उम्मीदवार को सगोलबंद की मिट्टी का बेटा या बेटी दिखाना होगा, कोई बाहरी नहीं। और चौथा, युवा और रोजगार। 9% से ज्यादा की बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और इसके लिए एक ठोस प्लान देना होगा। और एक बात, आज के दौर में जब आप लोगों से मिलते हैं, उनका डेटा इकट्ठा करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। भारत का डीपीडीपी कानून सिर्फ एक नियम नहीं है, ये विश्वास बनाने का एक तरीका है। लोगों की सहमति और उनकी निजता का सम्मान करना एक अच्छे नेता की पहचान है। और इसी भरोसे की बुनियाद पर हम सिर्फ चुनाव जीतने से आगे असली शासन के रास्ते पर बढ़ सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, चुनाव का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं होता, बल्कि लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए उनका विश्वास जीतना होता है। सत्ता आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि एक जरिया है। असली मकसद है अच्छा शासन और उसकी नींव है विश्वास। पूरी की पूरी रणनीति इसी एक लाइन के इर्द गिर्द बननी चाहिए। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या डेटा और जमीनी हकीकत को जोड़कर 2.79% के वोट शेयर को एक मजबूत जनादेश में बदला जा सकता है? क्या लोगों की आवाज सुनकर, उनकी समस्याओं का समाधान देकर और एक साफ विजन पेश करके ये लड़ाई जीती जा सकती है? सागोलबंद का भविष्य इसी सवाल के जवाब में छिपा है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।